हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे रहे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अपना साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि सीबीएसई के थ्रू अलॉटेड था। तो ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर ये सेशन 23 एंड 24 के लिए है। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मेरे साथ सॉल्व कर लिए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि साइंस के पेपर में कितने सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं। बट मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम जस्ट पास में ही है बिल्कुल। तो एक बार फिर से आप लोग ये देख लीजिए कि कितने सेक्शंस होते हैं, कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन होता है, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन होता है पूरा पेपर, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? 39 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। और उसमें क्या होते हैं, 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस भी दी गई होती हैं कि आप ये अटैम्प्ट करिए या फिर ये अटैम्प्ट करिए। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें मिल जाती है आपको। नेक्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ असर्शन रीजंस भी होते हैं। पहले नहीं आते थे, बट हाँ अब ये पैटर्न चेंज हो गया है। क्या होता है ना, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव अप्रोच को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई क्वेश्चन पेपर को फ्रेम अप करती है। तो उसने एमसीक्यूज़ का जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस इंक्रीज़ कर दिए हैं, पहले नहीं आते थे इतने ज़्यादा। तो जो सेक्शन ए है उसमें क्या होता है, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सभी 1 मार्क्स के होते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों को 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है। हाँ, कुछ छोटे से फॉर्मूले पे कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, जैसे मिरर का फॉर्मूला है उस पर आ सकता है कोई न्यूमेरिकल, लेंस का फॉर्मूला है उस पर आ सकता है, या फिर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपके, ठीक है। इसमें कुछ ये तो हो गए यहाँ पे एमसीक्यूज। तो इसमें आपके 4 असर्शन एंड रीजंस भी होते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन में क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होता है असर्शन में, तो असर्शन में, और उसके बाद क्या होता है, उसका कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है वो सेंटेंस, एक रीज़न दे रखा हुआ होता है। तो क्या जो वो रीज़न दे रखा हुआ होता है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आपको उस बेसिस पे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको टिक करना होगा कि रीज़न है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। कभी कभी असर्शन भी फॉल्स होता है, तो मतलब वो सेंटेंस ही गलत होता है, तो असर्शन गलत होता है, तो ये टिक करना होता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, असर्शन भी सही होता है, रीज़न भी सही होता है, और बट रीज़न असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है, तो फिर दूसरा ऑप्शन आपको टिक करना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसमें देखो यहाँ पे लिखा भी होता है ना, वर्ड लिमिट 30 to 50 होनी चाहिए। अब जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप वहाँ पे पूरा 1 पैराग्राफ, बहुत लेंदी पैराग्राफ लिख के दे रहे हैं, तो कोई नहीं आपका आंसर रीड करेगा। साइंस में वैसे भी जो एग्जामिनर होता है उसको ना बिल्कुल प्रिसाइज आंसर चाहिए होता है, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। आप अगर उसको वही चीज़ बताएंगे ना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने उसको मिनिमम 3 लाइन्स में ही लिख दिया हो, ठीक है। तभी उसने लिख रखा हुआ है 30 to 50 वर्ड्स में आप लिख दीजिए, बहुत डिटेल में मत करिए। हाँ, आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका आंसर अच्छा होना चाहिए, कि आप पूरी कहानी की तरह, पूरी कथा की तरह आप लोग लिखते जा रहे हैं, अरे मैंने तो बहुत लिखा पेपर में तो बहुत नंबर मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। साइंस में जो पूछा गया है आप बस उतना बताइए, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं छूटेंगे। आई नो कि इसमें क्या होता है, जो बहुत अच्छे अच्छे एनसीईआरटी की जो लाइंस होती हैं उनसे ही क्वेश्चन फ्रेम करके देते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन बी। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आपके अभी तक कितने क्वेश्चंस हो गए, 26 क्वेश्चंस हो गए, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो गए हैं, 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। ये थोड़े से आपको लिखने पड़ेंगे, हाँ 50 to 80 वर्ड्स में लिखना है, मतलब हाँ 5 to 6 लाइन्स होनी चाहिए। अगर आपको क्या दिया गया है, डिफरेंस लिखने को दिया गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, एक तरीके का क्वेश्चन, तो हाँ आप मिनिमम 6 पॉइंट्स लिख दीजिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। या फिर आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस आ गया, हाँ तो उसमें भी आप 6 पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की डेफिनेशन लिखने को आ रही है ना, तो आप लोग डिफाइन करने के बाद उसके एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा। और साइंस का पेपर है, कभी कभी आप लोग अगर डायग्राम भी बना देंगे ना, कोई
पूछा गया है किसी चीज़ में, तो आप लोग उसके साथ में अगर आपको पता है कोई डायग्राम तो आप बना दीजिए, तो क्या होता है कि अच्छा रिप्रेजेंट हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। तो क्या होता है एग्जामिनर को लगता है हाँ ये बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा हुआ है, तो उसको प्रॉपर से पता है कि कहाँ पर डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो उसने डायग्राम को बना दिया है वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर। इसमें सेक्शन सी में आपके कितने क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, सारे 3 मार्क्स के हैं। इसकी वर्ड लिमिट क्या है, 50 to 80 वर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। दूसरा, जब आप मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि साइंस में अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा ट्राई करिएगा कि पूरा पैराग्राफ टाइप में आंसर ना लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए। 1 डाल के एक्सप्लेन किया, 2 डाल के एक्सप्लेन किया, ये मतलब पॉइंट वाइज कर दीजिए। तो क्या होता है ना कि आप कोई भी चीज़ मिस भी नहीं करेंगे आंसर में, कि छूट जाता है कि हाँ अरे मेरे को ये पॉइंट लिखना था, उस आंसर में मैं नहीं लिख पाया। तो क्या करना है, पॉइंट वाइज करते जाएंगे तो आप देख भी लेंगे। जब आप दोबारा से रीचेकिंग कर रहे होंगे अपनी कॉपी को, तो क्या करना होगा, आप दोबारा से देख लेंगे, हाँ सारे पॉइंट्स लिख रखे हुए हैं मैंने, जल्दी से आपका रिवाइज हो जाएगा, आंसर पूरा चेक हो जाएगा। तो ट्राई करिएगा कि पैराग्राफ फ्रेमिंग को अवॉइड करिएगा, बट हाँ जहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है तो वहाँ पे तो आप डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन डी। सेक्शन डी 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सारे 5-5 मार्क्स के होंगे। अब ऐसा तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है लॉन्ग में कि सिर्फ एक लिख दिया पूरा उसे ही डिफाइन कर, नहीं, पार्ट्स में ब्रेक होता है क्वेश्चन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फिर उसके टाइप्स लिखने हैं, फिर उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो ऐसे करके पार्ट्स में ब्रेक होता है क्वेश्चन। तो आप वैसे फ्रेम कर सकते हैं आंसर को अच्छे से, ठीक है। आंसर रिप्रेजेंट अच्छे से करना। देखिए जैसे कोई डेफिनेशन पूछी गई है तो पहले आपने लिखा हाँ कि प्रॉपर क्या डेफिनेशन पूछी गई है, फिर आपने एरो लगा के फिर डेफिनेशन को लिखना स्टार्ट किया अच्छे से। उसके बाद फिर आपने उसके एग्जाम्पल लिखा, फिर उसके एग्जाम्पल को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर उसका टाइप पूछा गया है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप लिखा, तो फिर हम लोग लिख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स 4 टाइप्स, फिर जितने आपको एक्सप्लेन करने हैं आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, आप सारे टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को करेंगे, फ्रेगमेंटेशन को करेंगे, रीजनरेशन को करेंगे, फिर उसकी भी डेफिनेशन लिखिए। फिर उसके बाद आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भी, जैसे अगर टाइम बच रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं मतलब ब्रायोफ्लोएम है, उसमें कैसे लीव्स के थ्रू न्यू प्लांट डेवलप होता है, फ्रेगमेंटेशन का, रीजनरेशन का एग्जाम्पल भी लिखिए। फिर तो इस तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करिए अपना। इसमें भी 80 to 120 वर्ड्स हैं। हाँ ये नहीं आप बहुत लंबा लंबा सा लिख रहे हैं, नहीं, आप देखेंगे अगर आप इसे पॉइंट वाइज करते जाएंगे ना, ऐसे सब हेडिंग्स डाल के, तो आपका बहुत लेंथी लिखना नहीं होगा, बट हाँ आंसर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है सेक्शन ई, इसमें क्या होता है, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपको पैराग्राफ दिया होता है, उससे रीड करके आप लोगों को आंसर लिखना होता है। ये आप लोग कर सकते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं इसके, ठीक है। तो ये भी ईजिली आप कर लेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके का पूरा आपका साइंस का पेपर होता है। 39 क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं। सारे सेक्शंस को लाइन वाइज अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब ये नहीं कि पहले कोई सेक्शन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया सबसे पहले ई, वैसे कोई इशू तो नहीं है अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कि डाल दिया सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर सबसे पीछे से करना शुरू करा, ऐसे ना करिए। आप लोग ट्राई करिएगा कि सबसे पहले सेक्शन ए करिएगा, एमसीक्यूज कर लिए। हाँ कोई एमसीक्यू नहीं समझ में आ रहा तो हाँ थोड़ा सा उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, तब तक आप वहाँ पे, बट बाद में आप उसको ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट चीज़, कोई भी आंसर ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा ना हो, तो आप लोगों को सारे टॉपिक्स एक कुछ ना कुछ तो उनके बारे में पता ही होगा, तो आप लोग कुछ ना कुछ लिखिएगा ज़रूर, बट हाँ थोड़ा ही लिख दीजिएगा। ये नहीं पूरी पैराग्राफ लिख दिया, कोई मतलब नहीं होगा उसका। हाँ थोड़ा सा ज़रूर लिख दीजिएगा अगर आपको बिल्कुल भी नहीं उस बारे में पता है, ठीक है। तो सेक्शन ए के हम लोग थोड़े से एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप लोग चाहते हैं कि और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे क्वेश्चंस को पूरा अटैम्प्ट करिएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं मुझे, मैं उसके लिए एक वीडियो फ्रेम कर दूँगी आपकी साइंस की, ठीक है। अगर कोई अभी भी कोई टॉपिक में डाउट रह रहा है, कोई टॉपिक आपको रिवाइज करना है, कोई भी टॉपिक, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं उस पर भी एक छोटा सा वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें कि 2 टेस्ट ट्यूब यहाँ पे दिखा रखे हुए हैं। टेस्ट ट्यूब
A containing solution of sodium sulfate and test tube B containing solution of barium chloride. तो identify the product which represents the solid state in the above reaction. अच्छा, तो solid state में क्या फॉर्म होगा आपको ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस सैम्पल पेपर में बहुत सॉल्व करे। तो सोडियम सल्फेट है मतलब NaSO4 Na2SO4 और दूसरा बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। तो क्या होता है यहाँ पे जो आपका सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बेरियम सल्फेट होता है। ये एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। सोडियम सल्फेट से सल्फेट रिमूव हो जाता है, वो बेरियम के साथ रिएक्ट करके बेरियम क्या बना लेता है, बेरियम सल्फेट, और साथ में NaCl फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे सेटल होकर बेरियम सल्फेट मिलेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अच्छा देखिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। जब आप उसमें जिंक को डालेंगे तो 30 मिनट्स के बाद क्या होता है, आपको पता है जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसके कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस करके वहाँ पे खुद से जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो और वो जो जिंक सल्फेट होता है वो कलरलेस होता है। तो 30 मिनट्स के बाद आपको कैसा सोल्यूशन दिखेगा, कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत बार मैंने बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज़ का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो अच्छे से देख के जाइएगा रिएक्टिविटी सीरीज़ को। ओके, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया रिएक्टिविटी सीरीज़ का, वहाँ से आप लोग ट्रिक भी देख सकते हैं, आपकी रिवाइज हो जाएगी। नेक्स्ट है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। अच्छा, एक जो सॉल्ट होता है ये मेनली ऐड किया जाता है फूड्स में, फूड प्रिजर्वेटिव की तरीके से। तो इसका जो आंसर है वो है डी, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये यूज़ करा जाता है, ये खाने को ख़राब नहीं होने देता है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए फूड को हम लोग ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, on adding dilute sulfuric acid to a test tube containing metal X, a colorless gas is produced when burning match stick is brought near it. Which of the following correctly represent the metal X? अच्छा, यहाँ पे आपको पता है जब भी मेटल जो होता है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। तो बस इतना पॉइंट याद होना चाहिएगा आपको। ये देखिए छोटे से कॉन्सेप्ट पे कैसा लंबा सा क्वेश्चन बना के दे रखा होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन देख के डर लग जाए। भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल सी बात पता है, जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे एक बर्निंग मैच स्टिक को जो पास में लाते हैं तो क्या होता है, कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो वो सोडियम होती है। ठीक है, सोडियम के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे Na के साथ H2SO4 तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। कौन सोडियम ऑक्साइड को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया हो। जैसे आपको पता है सोडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, +1, मतलब लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को लूज करने का ट्राई करता है। ठीक है, हमेशा तभी वो पॉजिटिव आयन बनाता है। फिर ऑक्सीजन में क्या होता है, उसकी जो लास्ट सेल होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उसके ऊपर -2 चार्ज होता है। और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है। ओके, एंड ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है O के ऊपर -2 का चार्ज होता है। तो कभी भी अब आप लोगों ने जब भी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या होता है, हमें चार्जेस को इक्वल करना होता है, तभी तो वो मेटल्स रिएक्ट करेंगे और बैलेंस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड को बनाने के लिए आप लोग देखिए कि अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए 2 सोडियम के मेटल होने चाहिए, वहाँ पे एलिमेंट होने चाहिए, 2 एटम होने चाहिए सोडियम के, क्योंकि एक सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्सीजन को, तो कितने सोडियम के वहाँ पे एटम होने चाहिए, 2। तो यहाँ पे 2 सोडियम के एटम जहाँ पे आपको दिख रहे हो वहाँ पे देखिए 2 सोडियम के एटम यहाँ पे भी हैं, 2 सोडियम के एटम यहाँ पे भी हैं। बट यहाँ पे दूसरा बोल रखा हुआ है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम, भाई एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्सीजन को तो ज़्यादा ऐसे नहीं होता, -1 चार्ज यहाँ पे नहीं होता है, सिंगल ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, मतलब एक ही ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जल्दी से 2 सोडियम एटम को देख के लगा दिया टिक, नहीं, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर
-2 चार्ज होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। एन एलिमेंट विद एन एटॉमिक नंबर विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड बाई, किसकी बेसिक ऑक्साइड्स बनती है? मेटल्स की बेसिक ऑक्साइड बनती हैं। यहाँ पे मेटल का कॉन्फ़िगरेशन ढूंढनी है। मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जब लास्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स आपको जहाँ पे दिख रहे हैं, 1, 2 या 3 दिख रहे हैं, तो वो एलिमेंट क्या करेगा? मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा। और अगर 4 से ज़्यादा है, 5, 6, 7 है, तो 5, 6, 7 वाले जो होते हैं, जिनके लास्ट सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो टेंडेंसी होती है उनकी कि वो कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, तो वो तो नॉन मेटल्स होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो 11 है एटॉमिक नंबर, 11 एटॉमिक नंबर का जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है KLMN में, तो 2 K में है, L में 8 है एंड M में 1 है। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको लूज़ कर देगा अच्छे से, और जब वो लूज़ कर देगा तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा मेटल की तरीके से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 11, 2, 8, 1। ओके, और सोडियम का होता है, आपको पता होना चाहिए, तो सोडियम बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। ये अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। An element M has 50% of electron filled in the third cell as in the second cell. The atomic number of M is। देखो, एक एलिमेंट है, उन्होंने बोला है कि M में जो उसकी थर्ड सेल है उसमें 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने की उसकी सेकेंड सेल में है। देखो, तो इसमें कितनी सेल्स हैं? सबसे पहले हमें पता चल गया कोई एटम है, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी सेल में कितने होते हैं, और तीसरी सेल में कितने होते हैं? आपको अभी तक ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। देखो, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पहली सेल में। अगर दूसरी सेल में भी जब पूरे फिल होंगे तभी तो थर्ड सेल में फिल हो रहे होंगे, कॉमन सी बात है। तो सेकेंड सेल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लिए हम लोगों ने, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अभी तक? 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाली सेल में K में और 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली सेल में L में। तो ये हो गए आपके 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बोला गया जो थर्ड सेल है उसमें सेकेंड सेल से 50% इलेक्ट्रॉन्स है। 50% मतलब जितने सेकेंड सेल हैं, सेल में हैं थर्ड सेल में, उसके आधे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब आपके? 2 सबसे पहली वाली सेल में, 8 उसके बाद में, देन 2 + 8 10, उसके बाद लास्ट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 14। तो 14 जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 14 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी। ये क्वेश्चन अच्छा था, है तो बहुत ईजी क्वेश्चन, थोड़ा सा बस अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेमिंग कर देते हैं तो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लगता है, बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें आप लोग ईजिली फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, जनरली फूड इज ब्रोकन डाउन एंड ऑब्जर्व विद द बॉडी विद इन द बॉडी ऑर्गेनिज्म, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट इज डन आउटसाइड द बॉडी। देखो, अमीबा, पैरामीशियम, लाइस, इन सभी ऑर्गेनिज्म में फूड का ब्रोकिंग डाउन अंदर होता है, बट मशरूम में बाहर होता है, तो ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, रिसेप्टर्स आर यूजली लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन। गस्टेटरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। गस्टेटरी उनको कहते हैं, ऑल्फैक्टरी जो स्मेल के लिए होते हैं, तो वो नोज में प्रेजेंट होंगे, गस्टेटरी टंग में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये हो गया आपका ऑप्शन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कर लेते हैं, कल मैं इसके जितने भी MCQs बचे हुए हैं और जितने भी शॉर्ट आंसर्स हैं वो सारे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, और अगर कोई टॉपिक को आपको रिवाइज करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि मैम ये टॉपिक दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उस पर एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगी जिससे आप अच्छे से वो टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे उनका भी अच्छे से रिवीजन हो जाए साइंस का।